सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो भैया जल्दी से आ जाओ। जैसा कि आपको यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्र देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है भाई? भारतीय काव्य शास्त्र देखने को मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पेपर बन नहीं पाया था, इसलिए असुविधा हुई है। तो भाई आज भारतीय काव्य शास्त्र देख लेते हैं, बाकी पेपर बन जाएगा तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अगर हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करते हैं, इन दोनों काव्य शास्त्रों में जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम लोग काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में इस काव्य शास्त्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में भैया? काव्य शास्त्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ये कौन कौन से दो भाग हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे। इसमें एक हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है। कौन सा काव्य शास्त्र है? भारतीय काव्य शास्त्र है। और दूसरा हमारा कौन सा काव्य शास्त्र है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। मेरे प्यारे बच्चे, अब भारतीय काव्य शास्त्र में आपसे क्या पूछा जाता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपसे क्या पूछा जाता है? ये बड़ा सा मैसेज किसका आया? रेणु रवि सर, कल वाली भाषा विज्ञान की क्लास ओपन नहीं हो रही है। तो बेटा ये टेक्निकल टीम को कॉल कर लो बेटा, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे गुड़िया, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, यहाँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अभी हम छोड़ देते हैं, एक केवल पीजीटी के सिलेबस में है, उसको पढ़ाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र में हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। क्या है इसका सिलेबस मेरे प्यारे बच्चे? तो भारतीय काव्य शास्त्र का सिलेबस क्या क्या हमें आपको पढ़ना है, क्या क्या हमको और आपको पढ़ना है भाई? तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे? काव्य शास्त्र का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और विभिन्न नाम देखेंगे। काव्य शास्त्र का अर्थ, काव्य शास्त्र का अर्थ, परिभाषा और विभिन्न नाम। इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसके विषय में जानेंगे आज। दूसरी चीज, काव्य शास्त्र का भी विभाजन होता है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन हुआ है, वैसे ही काव्य शास्त्र का भी विभाजन हुआ है भाई। तो काव्य शास्त्र का विभाजन, दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई? काव्य शास्त्र का विभाजन। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे क्या है? काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य, काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ, प्रमुख आचार्य एवं उनके ग्रंथ, उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में काव्य लक्षण, क्या देखने वाले हम लोग भैया? काव्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में हम लोग देखेंगे रीतिकालीन आचार्यों के काव्य लक्षण, रीतिकालीन आचार्यों के काव्य लक्षण, आचार्यों के काव्य लक्षण। और छठे पॉइंट में क्या देखेंगे भाई? तो आधुनिक हिंदी में विद्वानों का लक्षण, आधुनिक हिंदी में विद्वानों के काव्य लक्षण।
आधुनिक हिंदी के विद्वान काव्य लक्षण की कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, इसके विषय में हम लोग देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आपका है 7वां पॉइंट, काव्य प्रयोजन। किसकी बात कर रहे हैं भाई? 7वें पॉइंट में हम लोग देखेंगे काव्य प्रयोजन। 8वां आपका क्या हो जाएगा भैया? रस संप्रदाय। रस संप्रदाय। 9वां आपका है रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय भैया? रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय। 12वां है आपका अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय। नेक्स्ट छंद। 14 काव्य गुण। 15 काव्य दोष। काव्य गुण, काव्य दोष। 16 शब्द शक्ति। ये आपका पूरा सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें से टीजीटी वालों को कम पढ़ना है, पीजीटी वालों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग शुरू करते हैं काव्य शास्त्र की परिभाषा से। न्यू टॉपिक सर, गुरुजी को प्रणाम। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, न्यू टॉपिक नहीं, एकदम नया आपका सारी चीजें ही हैं भाई। अभी तक आपने भाषा विज्ञान पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ने चल रहे हैं? काव्य शास्त्र पढ़ने चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप आधुनिक काल पढ़ रहे हैं बेटा, इधर काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। आपका सिलेबस तेजी के साथ कवर होगा, घबराइए नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बिना देर किए हुए सबसे पहले हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या बनाया है आपने? परिभाषाएं। क्या बनाया है भाई? परिभाषाएं। किसकी परिभाषा की बात करते हैं भाई? यहाँ पे काव्य शास्त्र की परिभाषा की बात करते हैं। काव्य या साहित्य का मूल्यांकन। परिभाषा नोट करिएगा। काव्य या साहित्य का मूल्यांकन काव्य या साहित्य का मूल्यांकन करने वाला या साहित्य सौंदर्य की परख करने वाला या साहित्य सौंदर्य की परख करने वाला साहित्य सौंदर्य की परख करने वाला शास्त्र या विद्या। शास्त्र या विद्या क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? काव्य शास्त्र कहलाता है। काव्य शास्त्र कहलाता है। ये किसके अनुसार परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चे? एक काव्य शास्त्र की परिभाषा किसके अनुसार है? तो यहां पे नोट कर लीजिएगा, राजवंश सहाय हीरा। राजवंश सहाय हीरा ने एक काव्य शास्त्र की परिभाषा दी है।
दूसरी परिभाषा देखिएगा भाई, काव्य शास्त्र में काव्य के काव्य शास्त्र में काव्य के विभिन्न अंगों उपांगों की विभिन्न अंगों उपांगों की विभिन्न सिद्धांतों के रूप में विभिन्न सिद्धांतों के रूप में विवेचना होती है, विवेचना होती है। ये ऐसा कौन कह रहे हैं भैया? डॉक्टर रघुवंश। किसके अनुसार मेरे प्यारे बच्चे? तो डॉक्टर रघुवंश कहते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। संस्कृत में काव्य शास्त्र के लिए संस्कृत में काव्य शास्त्र के लिए अलंकार शास्त्र, कौन सा शास्त्र भैया? अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, कौन सा शास्त्र भाई? साहित्य शास्त्र, साहित्य विद्या, साहित्य विद्या और क्रियाकल्प इत्यादि शब्द प्रचलित हैं। इत्यादि शब्द प्रचलित हैं। तो संस्कृत में मेरे प्यारे बच्चे काव्य शास्त्र को किस नामों से जाना जाता है? अलंकार शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, काव्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, साहित्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, साहित्य विद्या के नाम से जाना जाता है, क्रियाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगली हेडिंग आप बनाएंगे काव्य शास्त्र की परंपरा। किसकी परंपरा मेरे प्यारे बच्चे? काव्य शास्त्र की परंपरा। काव्य शास्त्र की परंपरा। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? अगर आपसे पूछ लिया जाए काव्य शास्त्र का प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो आप नोट कर लो भाई यहां पे जल्दी से। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम स्रोत, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम स्रोत कहां पे मिलता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। कहां पे मिल रहा है भाई? ऋग्वेद में मिलता है। उपलब्ध ग्रंथों में भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र, भरत मुनि की रचना का नाम क्या है भाई? नाट्यशास्त्र। काव्य शास्त्र का
काव्य शास्त्र का प्राचीन, काव्य शास्त्र की प्राचीन रचना है। बेटा काव्य शास्त्र का प्राचीन स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे आपका ऋग्वेद है, लेकिन उपलब्ध ग्रंथों में सबसे जो है वो कौन सा है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है। नोट हो गया बच्चों। हिंदी में हिंदी में हिंदी में नाट्य शास्त्र, हिंदी में नाट्य शास्त्र नहीं बेटा, काव्य शास्त्र। हिंदी में काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ कृपाराम की हित तरंगड़ी है। कृपाराम की हित तरंगड़ी है, जिसमें कितने तरंग हैं बेटा, रीतिकाल पढ़ाते समय बताया था आपको, जिसमें 5 तरंग हैं। एक किस छंद में लिखा गया है, दोहा छंद में रचित, दोहा छंद में रचित यह नायिका भेद से संबंधित, नायिका भेद से संबंधित रचना है। किससे संबंधित है भैया, नायिका भेद से संबंधित रचना है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री आचार्य, हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री आचार्य कौन है भाई, केशव दास हैं। काव्य शास्त्री आचार्य केशव दास हैं। काव्य शास्त्री आचार्य केशव दास हैं। नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अगर पूछा जाए काव्य शास्त्र के आदि आचार्य, काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि हैं। काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि हैं। काव्य शास्त्र के अंतिम प्रौढ़ आचार्य कौन है मेरे प्यारे बच्चे, विश्वेश्वर पंडित हैं। विश्वेश्वर पंडित हैं। नोट हो गया बच्चों। अगले पॉइंट पे,
काव्य शास्त्र का अगर प्राचीन नाम आपसे कोई पूछ ले, काव्य शास्त्र का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम कौन सा है भाई? आपका आंसर होगा काव्य शास्त्र का प्राचीन नाम क्रियाकल्प है। अब इस क्रियाकल्प का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? क्रियाकल्प का सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में मिलता है। कहाँ पे मिलता है मेरे प्यारे बच्चे? क्रियाकल्प का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में मिलता है। इसके बाद रामायण में क्रियाकल्प, इसके बाद रामायण में क्रियाकल्प, क्रियाकल्प तो मिल ही रहा है, क्रियाकल्प के अतिरिक्त और कौन सा नाम मिलता है? क्रियाकल्प और काव्यविद, काव्यविद शब्द मिलता है। काव्यविद शब्द मिलता है या प्रयुक्त हुआ है। हेलो सर, नमस्ते सर, आज मेरी पहली क्लास है, एक आध महीने बाद और ज्वाइन किया होता मनसा बेटा। भाषा वाली कंप्लीट हो गया सर बहुत तेजी से। अरे 15 क्लास पढ़ाया हूं, अभी तेजी से है बेटा। आप लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं, लिख उख तो रहे नहीं हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। जब लिखना होगा तब समझ में आएगा कि कितना पेज है। कल की ही क्लास लिखा होगा तो 36 पेज थे टोटल। कितने पेज थे? 36 पेज थे भाषा विज्ञान के। अगर लिखने बैठे होगे तो कम से कम 4 घंटे में उसको लिखा होगा आपने, और नहीं लिखा होगा, वैसे छोड़ दिया होगा तो आप जानो आपका काम जाने बेटा, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। हम आपको अक्षरशः दिखाएंगे कि देख बेटा ये मैंने पढ़ाया हुआ है, इस लेक्चर में, इस पीडीएफ में है, ये याद रखिएगा। हम आपको ये दिखाएंगे कि इस लेक्चर में, इस पीडीएफ में है, हमें पता है कि हम कौन से लेक्चर में क्या पढ़ाए हुए हैं। इनको पता नहीं चला होगा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, जब जागो तभी सवेरा। नेक्स्ट बैच के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर बच्चा ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पीछे के वीडियो को आप देख डालिएगा और जो आगे की क्लासेज हैं उसको रेगुलर रहिएगा। मनसा जी, बहुत फायदा मिलेगा आपको। मिथिलेश, गलत बात बेटा। हो सकता है भैया तुम लोगों से पहले जुड़ गया हो, मनसा भैया हो सकता है तुम लोगों से पहले जुड़ गया हो, इसलिए कि उसको अगला एग्जाम देना हो, ये एग्जाम ना देना हो। आप लोग तो एग्जाम जब सर पे आया तब जुड़े हो हमारे साथ, ये बताओ सही बोल रहा हूं ना? एग्जाम सर पे आया तब जुड़े हो, हमको भी जल्दी जल्दी पढ़वा रहे हो, हमसे भी खुद भी उसी के अनुसार मेहनत कर रहे हो तेजी के साथ बेटा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा कहने का मेरा ये आशय था। वो बच्चा बहुत चालाक है। यस सर, जब जागो तभी सवेरा, कल वाली ना लिखे हैं सर, बाकी सब लिखे हैं सर, गुस्सा मत होइए सर, याद करना बहुत टफ लग रहा है। अच्छा भैया, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, प्रयास करो, प्रयास करने से सारी चीजें हासिल हो जाती हैं। तो पॉइंट अगर आपने नोट कर लिया है तो हम लोग बढ़ते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के काल विभाजन की तरफ। ठीक है, चल भैया, मनसाराम का सभी बच्चे स्वागत करेंगे।
और कोई बच्चा इग्नोर नहीं करेगा, जो पूछेगा बच्चा उसको आप लोग बताएंगे लास्ट में। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ बच्चे के लिए दिक्कत हो, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं काव्य शास्त्र का, भारतीय काव्य शास्त्र का काल विभाजन। यहां से पिछली बार के टीजीटी में आपका एक प्रश्न आया था केबीएस में, भारतीय काव्य शास्त्र का विभाजन, भारतीय काव्य शास्त्र का काल विभाजन। आपने अभी हिंदी में साहित्य में काल विभाजन किया बेटा, अब यहां भी काल विभाजन करना है आपको। इसको 4 कालखंडों में हम विभक्त करके पढ़ने वाले हैं। कितने कालखंडों में बेटा? 4 कालखंडों में। चल, भारतीय काव्य शास्त्र का जो काल विभाजन है इसे हम 4 भागों में बांट के देखेंगे बेटा। पहला भाग कौन सा है आपका? पहला भाग कौन सा है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे इसे कहा जाता है प्रारंभिक काल। कौन सा काल कहा जाता है? इसे प्रारंभिक काल कहा जाता है। दूसरी चीज, इसका समय कब से कब तक है? नंबर 1 आपका कौन सा काल भैया? प्रारंभिक काल। इस प्रारंभिक काल का समय कब से कब तक मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे? वैदिक युग से। कहां से शुरू होता है भाई? ये वैदिक युग से प्रारंभ होता है और कहां तक चलता है? 650 ईस्वी तक। कब तक चलता है भैया? 650 ईस्वी तक। इस समय में कौन कौन से आचार्य आपके हुए? ये आचार्य कौन कौन से रहे बेटा? आप बताएंगे भरत मुनि से लेके भामह तक। कहां से कहां तक? आचार्य भरत मुनि से, आचार्य भरत मुनि से आचार्य भामह तक। आचार्य भामह तक। कहां से कहां तक बेटा? आचार्य भरत मुनि से लेके आचार्य भामह तक। ये इनका आचार्यत्व काल हो गया। दूसरे काल को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? दूसरे काल को कहते हैं रचनात्मक काल। कौन सा काल कहते हैं? रचनात्मक काल। इस रचनात्मक काल की समय सीमा कब से? तो मेरे प्यारे बच्चे 650 ईस्वी से 850 ईस्वी। कहां से? 650 ईस्वी से 850 ईस्वी के समय को किस नाम से जाना जाता है? कि रचनात्मक काल के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन से आचार्य आते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें आचार्य भामह से, किससे मेरे प्यारे बच्चे? आचार्य भामह से लेके कहां तक? आचार्य आनंद वर्धन तक। कहां तक मेरे प्यारे बच्चे? आचार्य आनंद वर्धन तक। आचार्य आनंद वर्धन तक। कहां तक भाई? आचार्य भामह से आचार्य आनंद वर्धन तक। तीसरे काल को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे तीसरा काल है हमारा निर्णयात्मक काल। कौन सा काल है? निर्णयात्मक काल। अगर इस हम निर्णयात्मक काल की बात करें बेटा तो इसकी समय सीमा कब से शुरू होती है? तो आपका आंसर होगा 850 ईस्वी। लेकिन ये कहां तक चलती है?
आप बताएंगे भैया ये 1050 ईस्वी तक चलती है। कब तक चलती है बेटा? 1050 ईस्वी तक चलती है। इसमें कौन से आचार्य? आचार्य आनंदवर्धन से मम्मट तक। कहाँ से? आचार्य आनंदवर्धन से मम्मट तक। आनंदवर्धन से कहाँ तक मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा आचार्य मम्मट तक। मम्मट का काव्य प्रकाश आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इसके बाद चौथा कालखंड आता है आपका व्याख्यात्मक काल। किस काल के नाम से प्यारे बच्चे? व्याख्यात्मक काल। इस व्याख्यात्मक काल की समय सीमा कब से कब तक? 1050 से 1750 तक। 1050 ईस्वी से कब तक बेटा? 1750 ईस्वी तक। अब सत्र कहां से कहां तक मेरे प्यारे बच्चे? आप बताएंगे आचार्य मम्मट से इसका प्रारंभ होता है और समापन कहां होता है? आचार्य जगन्नाथ। कहां तक मेरे प्यारे बच्चे? आचार्य जगन्नाथ तक इसका समय चलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चे? अगर काल विभाजन आपका नोट हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। आवाज आ रही है ना भाई? आवाज आ रही है भाई? अगली हेडिंग बनाएंगे काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य। काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ। काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ। काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ। एक तरफ आचार्य नोट कर लीजिएगा बेटा, दूसरी तरफ क्या करेंगे? ग्रंथ नोट करेंगे हम लोग। आचार्य, दूसरी तरफ हम लोग क्या नोट करने वाले हैं? ग्रंथ। आचार्यों में सबसे पहले नाम किसका आता है? भरत मुनि का आता है। तो सबसे पहले यही से शुरू करते हैं हम लोग भाई, भरत मुनि। इनकी रचना का नाम कमेंट करके आप बताओ जल्दी से। भरत मुनि की कौन सी रचना? आप बोलेंगे नाट्य शास्त्र। कौन सी रचना भाई? नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट भामह। भामह की कौन सी रचना? काव्यालंकार।
कौन सी बेटा? काव्यालंकार। नेक्स्ट रुद्रट। रुद्रट की कौन सी रचना मेरे प्यारे बच्चे? काव्यालंकार। कौन सी बेटा? काव्यालंकार। काव्यालंकार नाम से दो लोगों का है, भामा का भी है और रुद्रट का भी है। नेक्स्ट वामन। वामन काव्यालंकार। काव्यालंकार श्रोत्रवृत्ति। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? काव्यालंकार श्रोत्रवृत्ति। नेक्स्ट आनंदवर्धन। आनंदवर्धन इनकी रचना ध्वन्यालोक। कौन सी बेटा? ध्वन्यालोक। नेक्स्ट कुंतक। वक्रोक्त जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम। क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। ये सारी रचना रट डालो बेटा, इसमें से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे। अभिनव गुप्त। अभिनव भारती। दूसरी रचना इनकी लिख लीजिएगा ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे राजशेखर। राजशेखर। राजशेखर ने क्या लिखा? काव्य मीमांसा। राजशेखर ने क्या लिखा? काव्य मीमांसा। नेक्स्ट धनंजय। धनंजय की रचना का नाम है 10 रूपक। कौन सा ग्रंथ है बेटा इनका? 10 रूपक। महिम भट्ट। महिम भट्ट ने क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे व्यक्ति विवेक। क्या लिखा है? व्यक्ति विवेक। नेक्स्ट भोजराज। भोजराज इन्होंने क्या लिखा बेटा? श्रृंगार प्रकाश। दूसरा कौन सा? सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण।
एक किसने लिखा है, भोजराज। नेक्स्ट मम्मट, मम्मट ने क्या लिखा, आपका आंसर होगा काव्य प्रकाश। क्या होगा भाई, काव्य प्रकाश। विश्वनाथ, विश्वनाथ ने क्या लिखा, आपका आंसर होगा साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। नेक्स्ट रामचंद्र गुणचंद, रामचंद्र गुणचंद, इनकी रचना का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चे, इनकी रचना का नाम था नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण। अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित, इनकी रचना कौन सी थी, कुवलयानंद। क्या थी मेरे प्यारे बच्चे, कुवलयानंद। नेक्स्ट बेटा जगन्नाथ, अंतिम आपके कौन से हैं, जगन्नाथ। इन जगन्नाथ की कौन सी है बेटा, तो आप बताएंगे रस गंगाधर, रस गंगाधर। ये आपकी टोटल रचनाएं थी मेरे प्यारे बच्चे, ये जहां से आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नोट हो गया बेटा, अगर नोट हो गया तो हम लोग चलते हैं आगे। नोट कर लिए हो तो जल्दी से लिखो यस। नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चे, तो जल्दी से लिखें यस। अगली हेडिंग बनाएंगे काव्य शास्त्रियों का परिचय। काव्य शास्त्रियों का परिचय। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस काव्य शास्त्रियों के परिचय को हम लोग आगे देखने वाले हैं